इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इस एप्लीकेशन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे। इन क्वेश्चंस का आंसर डिस्कस करते हैं। देखो ईएसआर में एरोमेटिक कंपाउंड्स का रिएक्टिविटी कंपैरिजन के लिए अगर आपको दिया जाए तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट ऑन रिंग इंक्रीजेस रिएक्टिविटी ऑफ रिंग फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और याद करें यही रीजन है, दिस इज द रीजन व्हाई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इज कॉल्ड एक्टिवेटिंग ग्रुप, जो रिंग को एक्टिवेट करता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। एंड इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट ऑन रिंग मे बी -m or -i decreases reactivity of ring for electrophilic substitution reaction, and this is the reason why electron withdrawing group is called deactivating group, जो रिंग को डीएक्टिवेट करता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। इसका मतलब अगर बात की जाए तो ओवरऑल हमें क्या करना होगा, जिस कंपाउंड में रिंग पर रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट होगा वो रिएक्टिविटी में आगे, और जिसमें विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होगा वो रिएक्टिविटी में पीछे। रेफरेंस बीच में रहेगा बेंजीन मॉलिक्यूल, और रिलीजिंग ग्रुप जितना स्ट्रांग होगा रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी, और विथड्रॉइंग ग्रुप जितना स्ट्रांग होगा रिएक्टिविटी उतना कम हो जाएगी। क्लियर? चलिए इस पर बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। ये एक एग्जांपल मैंने आपको बता दिया था। नेक्स्ट अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 2 में अगर बात करें तो देखो क्लोरीन के केस में अगर बात की जाए तो क्लोरीन में दो इफेक्ट ऑपरेट होते हैं, +m एंड -i। क्लोरीन के केस में अगर बात की जाए तो दो इफेक्ट यहाँ पर ऑपरेट होते हैं, इसके +m एंड -i। और आप बता सकते हैं इस केस में इफेक्ट कौन सा डोमिनेट करता है, -i इफेक्ट डोमिनेट करता है। याद करो हैलोजन इज द केस इन विच इट्स इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट दैट इज -i डोमिनेट्स। OH ग्रुप की अगर बात की जाए तो लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप है, इसके यहाँ पर इफेक्ट होगा डोमिनेटिंग इफेक्ट की अगर बात करें तो +m, हालांकि -i भी शो करता है, बट अगर मैं डोमिनेटिंग इफेक्ट की बात करूं तो इट विल शो +m इफेक्ट दैट इज डोमिनेटिंग। मिथाइल ग्रुप की अगर बात की जाए तो ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, एंड बेंजीन विल बी कंसीडर्ड एज ए रेफरेंस मॉलिक्यूल। बस अब क्या करना है, जिसमें रिलीजिंग इफेक्ट है वो रेफरेंस से ज्यादा रिएक्टिव है, और जिसमें विथड्रॉइंग इफेक्ट है वो रेफरेंस से कम रिएक्टिव होगा। तो फिर तो आप देखो सेकंड एंड थर्ड due to electron releasing effect will be more reactive than fourth, that is reference, and it will be more reactive than first. First is less reactive due to electron withdrawing effect of chlorine present on ring. अब second and third में अगर बात की जाए तो इन दोनों में क्या मैं कह सकता हूँ, मिथाइल ग्रुप का जो रिलीजिंग इफेक्ट होगा उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलीजिंग इफेक्ट होता है +m। तो फिर तो सेकंड में रिलीजिंग इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन थर्ड, तो फिर तो सेकंड विल बी मोर रिएक्टिव देन थर्ड। तो ओवरऑल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, 1। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो 4 कंपाउंड्स आपको दिए हैं इनमें आप देखो फर्स्ट कंपाउंड में अगर बात की जाए तो यहां पर OH ग्रुप का +m इफेक्ट डोमिनेटिंग, इट आल्सो शोज -i बट डोमिनेटिंग इज +m। सेकंड में अगर बात की जाए नाइट्रोजन, ये भी लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप है, इसका भी यहां पर +m इफेक्ट होगा। COOH इज -m ग्रुप और ये रेफरेंस है, तो फिर तो आप ध्यान देना फर्स्ट एंड सेकंड में प्लस इफेक्ट है, सो फर्स्ट एंड सेकंड आर मोर रिएक्टिव देन फोर्थ विच इज मोर रिएक्टिव देन थर्ड। फर्स्ट एंड सेकंड मोर रिएक्टिव क्यों, क्योंकि इनमें प्लस इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है। फोर्थ इज रेफरेंस, और इसके कंपैरिजन में थर्ड लेस रिएक्टिव है क्योंकि इसमें विथड्रॉइंग इफेक्ट यहाँ पर ऑपरेट हो रहा है। अब अगर बात की जाए 1 एंड 2 की तो देखो 1 एंड 2 में दोनों में आपको +m इफेक्ट की कंडीशन गिवन है, तो हमें यहाँ पर कंपेयर करना होगा मोर और लेस +m, और इसके लिए अब आप ध्यान देना। देखो फर्स्ट में अगर बात की जाए तो OH ग्रुप का जो +m इफेक्ट यहाँ पर ऑपरेट होगा, क्या मैं कह सकता हूँ वो 100% +m इफेक्ट ऑपरेट होगा रिंग के लिए। यहाँ पर अगर बात की जाए तो इसका 100% +m इफेक्ट ऑपरेट होगा रिंग के लिए, जबकि सेकंड में अगर आप ध्यान दें तो ऑल्दो लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इज इन्वॉल्व्ड इन रेजोनेंस विद रिंग and it is +m effect for the ring, but along with its resonance with ring it is also involved in resonance with this CO group। क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पर इस लोन पेयर का इस CO ग्रुप के साथ में भी तो कॉन्जुगेशन है ना, तो फिर तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि लोन पेयर का दो सिस्टम के साथ में रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट है, CO सिस्टम एंड रिंग सिस्टम। और अगर लोन पेयर का CO एंड रिंग दोनों सिस्टम के साथ में रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट है तो किसी भी एक सिस्टम के लिए इसके रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट की जो पॉसिबिलिटी होगी वो कम हो जाएगी। तो क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पर इस लोन पेयर का रिंग के लिए जो रेजोनेंस है वो 100% तो नहीं है, क्योंकि ये लोन पेयर CO ग्रुप के साथ में भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, और अगर ये CO ग्रुप के साथ में रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो फिर तो इस लोन पेयर का रिंग के साथ में रेजोनेंस यहाँ पर कम हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। जबकि फर्स्ट में अगर आप देखोगे तो 100% इसका लोन पेयर का रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट है किसके साथ में,
रिंग के साथ में, क्योंकि ये लोन पेयर कहीं और रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है 100% विद रिंग, जबकि सेकंड में ये लोन पेयर सीओ ग्रुप के साथ में भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। और एक बात मैं आपको क्लियर करता हूं, देखो अगर ये लोन पेयर रिंग के साथ में रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा तो रेजोनेंस में कौन पार्टिसिपेट करेगा? कार्बन, क्योंकि लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स तो कार्बन पर ट्रांसफर होंगे। जबकि सीओ ग्रुप के साथ में अगर लोन पेयर का रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट है तो यहां पर कौन पार्टिसिपेट करेगा? ऑक्सीजन। याद करें कौन कितना रूल, क्या मैं कह सकता हूं ऑक्सीजन के साथ में रेजोनेंस ज्यादा स्ट्रांग होगा एज कंपेयर टू इट्स रेजोनेंस विद कार्बन। तो फिर तो हम कह सकते हैं कि दिस लोन पेयर इज इन्वॉल्वड इन रेजोनेंस विद सीओ एंड इवन मोर विद सीओ ग्रुप। तो फिर तो रिंग के साथ में इसका रेजोनेंस कम हो जाएगा, और अगर इसका रेजोनेंस कम होगा तो फिर तो यहां पर हम कह सकते हैं कि प्लस एम इफेक्ट ऑफ द ग्रुप फॉर द रिंग इज लेस एज कंपेयर टू इन फर्स्ट। और अगर फर्स्ट में प्लस एम ज्यादा है तो फिर तो यहां पर हम बात करेंगे फर्स्ट इज मोर रिएक्टिव देन सेकंड देन फोर्थ एंड देन थर्ड। ये यहां पर इन कंपाउंड्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा फॉर ईएसआर। क्लियर बात? ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से बात करते हैं। फर्स्ट कंपाउंड में अगर बात की जाए तो लोन पेयर ऑफ दिस ऑक्सीजन इज इन्वॉल्वड इन रेजोनेंस विद बेंजीन रिंग। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इस ऑक्सीजन का रिंग के लिए प्लस एम इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस केस में अगर बात की जाए तो यहां पर भी लोन पेयर का रिंग के साथ में रेजोनेंस है, यहां पर भी प्लस एम इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है, लेकिन यहां पर फिर से आप ध्यान देना ये लोन पेयर रिंग के साथ में 100% रेजोनेंस से पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? बिकॉज दिस लोन पेयर इज ऑल्सो इन्वॉल्वड इन रेजोनेंस विद सीओ ग्रुप। यहां पर इस लोन पेयर का सीओ ग्रुप के साथ में भी तो रेजोनेंस है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि अगर लोन पेयर सीओ ग्रुप के साथ में रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो इसका रिंग के साथ में रेजोनेंस 100% ना होकर के कम होगा। तो यहां पर आप कह सकते हैं इट्स प्लस एम इफेक्ट विल बी लेस। जबकि यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये लोन पेयर आगे इस साइड किसी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, या कह सकते हैं 100% इसका रिंग के साथ में रेजोनेंस होगा। मतलब प्लस एम इफेक्ट ऑफ दिस ऑक्सीजन फॉर रिंग इज मोर। Even you can say it is 100% with benzene ring, but in this case lone pair of oxygen is not 100% involved in resonance with ring, since it is also involved in resonance with CO group। क्योंकि ये CO group के साथ में भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो लोन पेयर का रिंग के साथ में रेजोनेंस यहाँ पर कम हो जाएगा। ये बात क्लियर है? चलिए इस केस में अगर बात की जाए तो यहाँ पर इस CO ग्रुप का रिंग के साथ में माइनस एम इफेक्ट होगा। ये समझ में आ रहा है भाई? देखो इस केस में अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये इसके 3 पाई बॉन्ड्स की कंडीशन, राइट। तो यहां पर इस पाई पाई कॉन्जुगेशन में हम कह सकते हैं CO ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप फॉर द रिंग। यहां पर CO ग्रुप इस रिंग के लिए माइनस एम इफेक्ट शो करेगा। ये बात समझ में आ रही है? ये यहां पर इस रिंग के लिए माइनस एम इफेक्ट शो करेगा। नेक्स्ट में अगर बात की जाए तो आप देखो यहां पर भी इस पाई पाई कॉन्जुगेशन में शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। मतलब आप कह सकते हैं यहां पर भी ये रिंग के लिए माइनस एम इफेक्ट शो करेगा। लेकिन अब आप ध्यान देना, क्या मैं बात कर सकता हूं, ये CO ग्रुप रिंग के साथ में तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है ही, ये रिंग से तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करने का काम करेगा ही, लेकिन साथ में आप ध्यान देना इट इज आल्सो इन रेजोनेंस विद लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ में भी तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है ना। तो फिर तो जरा आप सोचिए, अगर CO ग्रुप ऑक्सीजन के साथ भी रेजोनेंस करेगा तो रिंग के साथ में इसका रेजोनेंस कम हो जाएगा, क्योंकि एक तरह से आप कह सकते हैं CO ग्रुप की यहां पर रिंग और ऑक्सीजन के बीच में शेयरिंग हो जाएगी। अगर ये ऑक्सीजन भी CO ग्रुप का रेजोनेंस के लिए यूज कर रहा है तो इसका रिंग के साथ में रेजोनेंस कम हो जाएगा। मतलब यहां पर आप कह सकते हैं माइनस एम इफेक्ट विल बी लेस। जबकि इस CO ग्रुप का रिंग के लिए आप कह सकते हैं रेजोनेंस 100% होगा, क्योंकि ये CO ग्रुप कहीं और आगे रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है। तो यहां पर आप कह सकते हैं माइनस एम इफेक्ट इज मोर। क्लियर? बस अब एकदम क्लियर है, जहां प्लस इफेक्ट है उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी और जहां माइनस इफेक्ट है उनकी रिएक्टिविटी कम। इसका मतलब ये बात तो कंफर्म है देखो कि 1 and 2 are more reactive than 3 and 4. It is due to plus M effect in 1 and 2 and minus M effect in 3 and 4. ये क्लियर? और अब अगर बात की जाए 1 and 2 की, तो 1 and 2 में 1 में प्लस M ज्यादा है, 2 में कम है, तो फिर तो 1 is even more reactive than 2. और 3 and 4 में आप ध्यान देना, 3 में माइनस M effect is more as compared to 4. और क्या मैं कह सकता हूँ withdrawing effect जितना ज्यादा होगा, विथड्रॉइंग इफेक्ट जितना स्ट्रॉन्ग होगा, वो रिंग को उतना ज्यादा डीएक्टिवेट करेगा ESR के लिए, मतलब रिएक्टिविटी को कम कर देगा। तो थर्ड की रिएक्टिविटी ज्यादा कम होगी फोर्थ के कंपैरिजन में, मतलब फोर्थ इज मोर रिएक्टिव देन थर्ड। क्लियर बात ये? तो इस केस में क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1 2 4 3।
दैट इज अ फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में अगर बात की जाए तो यहां पर मिथाइल ग्रुप की अगर हम बात करें तो इट इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। तो आप ध्यान देना, इस केस में अगर बात की जाए तो मिथाइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। सेकंड में अगर हम बात करें तो ध्यान दें, सेकंड में यहां पर रिंग पर प्लस एम इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर मिथाइल ग्रुप का रिंग के लिए रिलीजिंग इफेक्ट है। इस केस में भी अगर बात की जाए तो यहां पर भी रिंग के लिए प्लस एम इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है। Cl की अगर बात की जाए तो ये -I और प्लस एम दोनों इफेक्ट शो करता है, लेकिन जैसे कि हमने डिस्कस किया हेलोजन में -I इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर इट्स प्लस एम, और ये यहां पर रेफरेंस है। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो देखो फर्स्ट एंड सेकंड में रिलीजिंग इफेक्ट है, जबकि थर्ड में विड्रॉइंग इफेक्ट है, फोर्थ इज रेफरेंस। तो ध्यान देना, फिर तो हम बात कर सकते हैं कि फर्स्ट एंड सेकंड ड्यू टू प्लस इफेक्ट are more reactive than fourth, which is more reactive than third due to minus effect in third. अब फर्स्ट एंड सेकंड में मैंने यहाँ पर कहा कि फर्स्ट में मिथाइल ग्रुप का रिलीजिंग इफेक्ट है, जबकि सेकंड में प्लस एम है। क्या मैं कह सकता हूँ प्लस एम इफेक्ट ऑफ अ ग्रुप इज स्ट्रॉन्गर रिलीजिंग इफेक्ट एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप का जो रिलीजिंग इफेक्ट है उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है प्लस इफेक्ट। तो प्लस इफेक्ट अगर प्लस एम इफेक्ट उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो प्लस एम अगर ज्यादा स्ट्रॉन्गर है इस मिथाइल ग्रुप के रिलीजिंग इफेक्ट की वजह से के कंपैरिजन में, तो फिर तो सेकंड की रिएक्टिविटी और भी ज्यादा होगी फर्स्ट से। तो फर्स्ट के कंपैरिजन में सेकंड इज मोर रिएक्टिव, तो इस केस में आंसर हो जाएगा 2 1 4 3। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अब एक बात ध्यान देना, हो सकता है यहां पर इस डिस्कशन में कुछ स्टूडेंट को ऐसा लगता हो कि सर आपने सेकंड में प्लस एम क्यों लिखा है। यहां तो सीओ ग्रुप इस रिंग के साथ में माइनस एम इफेक्ट शो करेगा, क्योंकि सीओ ग्रुप तो विड्रॉइंग इफेक्ट शो करता है, तो फिर ये सीओ ग्रुप तो रिंग के लिए माइनस एम है। देखो एक बात ध्यान देना, ये बात तो सही है कि दिस सीओ ग्रुप, ध्यान देना, दिस सीओ ग्रुप विल शो माइनस एम इफेक्ट फॉर दिस रिंग। डेफिनेटली इस सीओ ग्रुप का रिंग के लिए माइनस एम इफेक्ट है। क्वेश्चन है अगर सीओ ग्रुप का रिंग के लिए माइनस एम इफेक्ट है तो फिर यहां पर हम प्लस एम किसके लिए कह रहे हैं। ध्यान देना, इन दिस कंपाउंड वन मोर बेंजीन रिंग इज प्रेजेंट, पीएच, ये भी तो बेंजीन रिंग है। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है। अगर आप देखेंगे तो पीएच, ये भी तो यहां पर बेंजीन रिंग प्रेजेंट है ना। अब जरा ध्यान देना, अगर मैं इस पीएच को बेंजीन लिखता हूं, ध्यान देना यहां पर, मैं इस पीएच को बेंजीन लिख रहा हूं। इस बेंजीन को अगर इस पीएच को अगर यहां पर बेंजीन लिख दिया जाए, दिस इज फिनाइल ग्रुप, मतलब यहां पर अगर बात की जाए तो जो रिंग जो ग्रुप आपको दिया हुआ है वो यहां पर फिनाइल बेंजीन रिंग आपको दी हुई है। ध्यान देना, पीएच मैंने इसीलिए लिखा क्योंकि पीएच से एकदम आपके माइंड में वो पॉइंट आता नहीं है कि यहां पर भी बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, लेकिन एक्चुअल में आप देखो पीएच रिंग को ही रिप्रेजेंट करता है, फिनाइल ग्रुप को पीएच इस बेंजीन रिंग को रिप्रेजेंट करता है। अब ऐसे में आप सोचिए, अगर हम बात करें कि यहां पर इस सीओ ग्रुप का रिंग के लिए माइनस एम है, तो जरा ध्यान देना, लोन पेयर ऑफ दिस ऑक्सीजन is in conjugation with this pi bond, so it will show plus m effect for this benzene ring. तो वास्तव में अगर आप ध्यान दें तो this compound is having two benzene rings in which there is minus m effect on one benzene ring and plus m effect on other. इस रिंग पर माइनस m effect ऑपरेट हो रहा है, जबकि यहां पर प्लस m effect ऑपरेट हो रहा है। तो अब क्वेश्चन है कि फिर यहां पर किसके रेस्पेक्ट में कंपेयर करें। तो आप तो मुझे एक बात बताएं कि जब इलेक्ट्रोफाइल इस कंपाउंड से रिएक्ट करेगा, जब इलेक्ट्रोफाइल इस कंपाउंड के साथ में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा, तो क्या मैं कह सकता हूं इस इलेक्ट्रोफाइल के लिए दो अटैकिंग साइट्स अवेलेबल होगी। इसके पास दो चॉइस होगी, द रिंग विद माइनस एम इफेक्ट एंड द रिंग विद प्लस एम इफेक्ट। आप ही डिसाइड करो ये इलेक्ट्रोफाइल प्रेफरेबली किस रिंग को अप्रोच करेगा। देखो इलेक्ट्रोफाइल तो प्रेफरेबली उस रिंग को अप्रोच करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस रिंग में ज्यादा होगी, द रिंग विद माइनस एम और द रिंग विद प्लस एम, ऑब्वियसली प्लस एम। तो फिर तो इस इलेक्ट्रोफाइल की फर्स्ट चॉइस क्या होगी, ये रिंग होगी। और ये रिंग अगर इलेक्ट्रोफाइल की फर्स्ट चॉइस है तो फिर तो यहां पर कंपैरिजन का बेसिस भी ये वाली रिंग ही होगी। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है।
तो ध्यान रखना ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मोस्टली स्टूडेंट क्या होता है, इस रिंग को देख करके -m के अकॉर्डिंग इसका आंसर दे देते हैं, जबकि अगर कंपाउंड में एक और बेंजीन रिंग प्रेजेंट है और वहां अगर +m इफेक्ट है तो कंपैरिजन तो उसके अकॉर्डिंग होगा ना। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? आप सोचिए एसिटिक एसिड की अगर मैं बात करूं CH3COOH, और इस कंपाउंड के अगर एसिडिक नेचर को आपको कंपेयर करने के लिए कहा जाए और अगर मैं CH3 के हाइड्रोजन को हाईलाइट कर दूं तो क्या आप उस H के अकॉर्डिंग कंपेयर करोगे? नो, जो मोर एसिडिक हाइड्रोजन होगा कंपैरिजन तो उसके अकॉर्डिंग होगा ना। और एसिटिक एसिड में अगर बात की जाए तो CH3COOH में मोर एसिडिक हाइड्रोजन तो COOH का हाइड्रोजन है, ना कि CH3 का हाइड्रोजन। तो CH3 के हाइड्रोजन को हाईलाइट कर देने का मतलब ये नहीं है कि आप उसके अकॉर्डिंग कंपैरिजन करना स्टार्ट कर देंगे, ये तो आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में दिया जाता है। तो अगर मैंने इस रिंग को हाईलाइट कर दिया है तो इट इज जस्ट टू कंफ्यूज यू। इसका मतलब ये नहीं है कि कंपैरिजन इसके अकॉर्डिंग होगा। अगर कंपाउंड में एक और रिंग प्रेजेंट है तो दोनों रिंग में से जो इलेक्ट्रोफाइल के लिए बेटर चॉइस है कंपैरिजन उसके अकॉर्डिंग होगा, और बेटर चॉइस तो डेफिनेटली वो रिंग होगी जहां पर रिलीजिंग इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है। इसीलिए मैंने यहां पर इन दोनों रिंग्स में से इस रिंग के अकॉर्डिंग यहां पर +m की बात की थी। तो समझ में आया मैंने यहां पर +m क्यों काउंट किया है? +m मैंने काउंट किया इस रिंग के अकॉर्डिंग, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल के लिए ये अटैकिंग साइड होगी, ये रिंग अटैकिंग साइड नहीं होगी, प्रेफरेबली वो यहां अटैक करेगा। तो हमने +m के अकॉर्डिंग कहा कि दिस कंपाउंड इज मोर रिएक्टिव देन फर्स्ट। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। सो ओवरऑल द आंसर इज 2143। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप ध्यान देना, NH3+ इट इज -I ग्रुप। NH3+ की अगर बात की जाए तो -I ग्रुप है। याद करो NH3+ m इफेक्ट शो नहीं करता है। यहां पर NH3+ की अगर बात की जाए तो क्या ये m इफेक्ट शो करेगा? आंसर है नो, क्योंकि आप देखो इस नाइट्रोजन के पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो ये ओनली -I इफेक्ट शो करेगा। इस केस में अगर बात की जाए तो नाइट्रोजन इज हैविंग लोन पेयर, इट विल शो +m इफेक्ट। ब्रोमीन, its -I effect will dominate over its +m and it is reference। ये यहां पर रेफरेंस। तो फिर तो आप देखो इस केस में अगर बात की जाए तो सेकंड इज मोर रिएक्टिव देन फोर्थ, विच इज मोर रिएक्टिव देन फर्स्ट एंड थर्ड। सेकंड में प्लस इफेक्ट है, फोर्थ रेफरेंस है, और फर्स्ट और थर्ड में माइनस इफेक्ट है। अब जरा देखो फर्स्ट एंड थर्ड में अगर कंपेयर किया जाए तो यहां पर भी -I इफेक्ट है और थर्ड में भी -I इफेक्ट है। क्या हम बात कर सकते हैं -I इफेक्ट ऑफ NH3+ ग्रुप इज मोर एज कंपेयर टू हैलोजन। याद करो -I सीरीज में पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप तो सबसे आगे होते हैं, सो इट्स -I इफेक्ट इज मोर एंड इन दिस केस -I इफेक्ट इज लेस। और अगर ये इनमें -I का कंपैरिजन है तो क्या मैं कह सकता हूं विथड्रॉइंग इफेक्ट, माइनस इफेक्ट जितना स्ट्रांग होगा रिंग उतनी ज्यादा डीएक्टिवेट होगी ESR के लिए, उसकी रिएक्टिविटी उतना कम हो जाएगी। तो क्योंकि फर्स्ट में -I ज्यादा है, स्ट्रांग विथड्रॉइंग इफेक्ट है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी कम। सो थर्ड विल बी मोर रिएक्टिव देन फर्स्ट। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 2431 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर बात ये? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान देना। तो वो क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात की जाए तो यहां पर मिथाइल ग्रुप तो सब में कॉमन है। सुनिएगा इस बात को, मिथाइल ग्रुप यहां पर सब में कॉमन है। तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस की अगर हम बात करें तो दिस नाइट्रो ग्रुप इज -M ग्रुप। यहां पर अगर बात की जाए तो नाइट्रो ग्रुप का -M इफेक्ट यहां पर ऑपरेट होगा। मिथॉक्सी ग्रुप की अगर बात की जाए तो इट इज +M ग्रुप। मिथॉक्सी ग्रुप की अगर बात की जाए तो इट इज +M ग्रुप। क्लोरीन के केस में याद करो -I इफेक्ट डोमिनेट करता है, तो इट इज -I ग्रुप। और इसको ऐसा करते हैं, मान लेते हैं रेफरेंस। और अगर ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस है तो विथड्रॉइंग इफेक्ट on ring decreases its reactivity for ESR, while releasing effect of a group on ring increases reactivity of ring for ESR। तो जरा ध्यान देना, फर्स्ट में विथड्रॉइंग इफेक्ट है, सेकंड में प्लस इफेक्ट है रिलीजिंग, थर्ड में विथड्रॉइंग, फोर्थ रेफरेंस है। तो फिर तो यहां हम बात कर सकते हैं कि सेकंड इज मोर रिएक्टिव देन फोर्थ, विच इज मोर रिएक्टिव देन फर्स्ट एंड थर्ड, क्योंकि सेकंड में प्लस इफेक्ट है, फोर्थ रेफरेंस है, और फर्स्ट एंड थर्ड की बात की जाती है यहां पर माइनस इफेक्ट है। ये बात समझ में आ गई? चलिए अब आप ध्यान देना, देखो सेकंड में यहां पर प्लस इफेक्ट, तो दैट इज मोर देन 4। 1 and 3 की अगर बात की जाए तो फर्स्ट में -M है और थर्ड में -I है। क्या मैं कह सकता हूं -M इज स्ट्रॉन्गर देन -I एंड स्ट्रॉन्गर द विथड्रॉइंग इफेक्ट, लेस विल बी द रिएक्टिविटी फॉर ESR। सो फर्स्ट विल बी इवन लेस रिएक्टिव देन थर्ड। तो यहां पर फाइनल ऑर्डर हो जाएगा 2, 4, 3 and 1। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा।
क्लियर बात ये? अब जरा ध्यान देना, यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर तो मैंने डिस्कस कर लिया है, लेकिन हो सकता है आप में से काफी स्टूडेंट्स को ये यहां पर कंफ्यूजन रहा हो कि सर आपने सेकंड में इसका प्लस एन क्यों लिखा है। यहां पर हो सकता है आप में से काफी स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन हो, यहां पर आप इसे प्लस एन क्यों लिख रहे हैं। तो मेरा उन स्टूडेंट से क्वेश्चन है, जिन स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चन है कि यहां पर ये प्लस एन क्यों, तो आप मुझे बताओ प्लस एन में प्रॉब्लम क्या है। शायद आपका आंसर ये होगा कि सर ये ग्रुप इसके रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पर है, और जब ग्रुप मेटा पोजीशन पर होता है तो उसका एम फैक्ट हम काउंट नहीं करते हैं, तो फिर आप यहां पर एम फैक्ट क्यों काउंट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपके माइंड में होगा। मैं आपको बताता हूं, देखो समझना इस बात को, इस OCH3 का एम फैक्ट हमें काउंट नहीं करना चाहिए। किस पोजीशन के लिए? ग्रुप का एम फैक्ट हमें काउंट नहीं करना चाहिए। मेरा क्वेश्चन है किस पोजीशन के लिए? आंसर है मेटा पोजीशन के लिए, राइट। लेकिन क्या मैं कह सकता हूं कोई भी ग्रुप अगर रिंग पर प्रेजेंट है तो उसका एम फैक्ट अगर ऑपरेट हो रहा है तो वो ऑर्थो एंड पैरा के लिए तो काउंट होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। जरा सुनिए, इस OCH3 की अगर बात की जाए तो डेफिनेटली इसके रेस्पेक्ट में आप कह सकते हैं जिस कार्बन पर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है वो मेटा पोजीशन है, तो इसका एम फैक्ट इस पोजीशन के लिए तो अप्लाई नहीं होगा, ऑपरेट नहीं होगा। लेकिन इस OCH3 के रेस्पेक्ट में ध्यान देना, इस OCH3 के रेस्पेक्ट में अगर बात की जाए तो क्या मैं कह सकता हूं दिस इज ऑर्थो पोजीशन, दिस इज ऑर्थो पोजीशन, एंड इस OCH3 के रेस्पेक्ट में दिस इज पैरा पोजीशन। ये बात समझ में आ रही है? अगर मैं इस OCH3 के रेस्पेक्ट में बात करूं तो जो इसके एडजेसेंट पोजीशन है वो ऑर्थो, और जो इसके डायगोनली अपोजिट पोजीशन है वो पैरा। तो क्या मैं कह सकता हूं इसका प्लस एन डेफिनेटली यहां पर ऑपरेट नहीं होगा, क्योंकि ये पोजीशन इस ग्रुप के लिए आप कह सकते हैं मेटा पोजीशन है, और ये पोजीशन इस ग्रुप के लिए अगर ये पोजीशन मेटा है तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि यहां पर इसका प्लस एम फैक्ट ऑपरेट नहीं होगा। लेकिन इसके रिस्पेक्ट में जो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन है यहां तो प्लस एम ऑपरेट होगा, और अगर ऑपरेट होगा तो डेफिनेटली फिर तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए मुझे इसे काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमें उस साइड के रिस्पेक्ट में रिएक्टिविटी देखना होता है जहां पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। और याद करो ESR की जो नेट रिएक्शन मैंने डिस्कस की थी, अगर उस नेट रिएक्शन में आप देखेंगे तो नेट रिएक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल रिंग के उस कार्बन पर अटैक करता है जहां पर H प्रेजेंट है, क्योंकि ओवरऑल प्रोसेस ESR में क्या होता है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन कार्बन ऑफ रिंग टू रिप्लेस हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन। ESR में क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल रिंग पर अटैक करता है और रिंग के जिस कार्बन पर वो अटैक करता है वहां पर प्रेजेंट H को वो H+ के फॉर्म में रिप्लेस कर देता है। तो जरा आप सोचिए, अगर इस पोजीशन की बात करेंगे तो ये पोजीशन इस OCH3 के लिए मेटा पोजीशन है, और यहां पर एम फैक्ट ऑपरेट नहीं हो रहा है। और अगर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि जरा सोचिए ये हमारे इलेक्ट्रोफाइल के लिए, ध्यान देना, ये साइट हमारे इलेक्ट्रोफाइल की अटैकिंग साइट है ही नहीं। जरा सुनिएगा इस बात को, ये साइट हमारे इलेक्ट्रोफाइल की अटैकिंग साइट है ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल के लिए तो पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ESR में इलेक्ट्रोफाइल के लिए अटैकिंग साइट रिंग का वो कार्बन है जहां पर H प्रेजेंट है। तो क्या इस कार्बन पर H प्रेजेंट है क्या? नो। अगर H प्रेजेंट नहीं है तो हमारे इलेक्ट्रोफाइल के लिए अटैकिंग साइट है ही नहीं। जरा ध्यान देना, अगर मैं यहां पर बात करूं तो हमारे इलेक्ट्रोफाइल के लिए इस कंपाउंड में, जरा सुनिएगा इस बात को, इस कंपाउंड में अगर आप कहें कि इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा, तो मैं कहूंगा वहां अटैक करेगा जहां पर H प्रेजेंट है, क्योंकि ESR में इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करके क्या करना है, H को रिप्लेस कर देना है H+ के फॉर्म में। तो सबसे पहले तो आप ये चेक करो कि H कहां पर प्रेजेंट है। जरा सुनिए, H is present on this carbon, H is present on this carbon, it is present on this carbon and it is present on this carbon। तो फिर तो अगर H इन 4 साइट्स पर है तो फिर तो मैं कहूंगा हमारे इलेक्ट्रोफाइल के लिए जो अटैकिंग साइट्स है वो ये 4 साइट्स है। हमारे इलेक्ट्रोफाइल के लिए जो अटैकिंग साइट्स है वो ये 4 साइट्स हैं। ये साइट्स हमारे इलेक्ट्रोफाइल की अटैकिंग साइट्स हैं ही नहीं। तो अब मेरा क्वेश्चन है, क्या इन 4 अटैकिंग साइट्स में से क्या OCH3 का कहीं भी प्लस एम फैक्ट ऑपरेट हो रहा है क्या? यस। जरा ध्यान देना, इस OCH3 की अगर मैं प्लस एम की बात करूं तो यस, इट इज ऑपरेटिंग ऑन दिस साइड, this side, it is operating on this side, this side and this side। क्योंकि इस OCH3 के लिए ये पोजीशन ऑर्थो है, इसके लिए ये पोजीशन ऑर्थो है, और इस OCH3 के लिए ये वाली पोजीशन पैरा है।
तो OCH3 के रिस्पेक्ट में जो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस हैं वहां पर तो डेफिनेटली इसका प्लस एम इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है, और अगर वहां पर प्लस एम ऑपरेट हो रहा है तो वही तो हमारे इलेक्ट्रोफाइल की अटैकिंग साइड है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल तो रिंग के उस कार्बन पर अटैक करेगा जहां पर H प्रेजेंट हो, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करके H को ही तो रिप्लेस करना है ना। अगर साइड पर H है ही नहीं तो वहां इलेक्ट्रोफाइल की अटैकिंग साइड ही नहीं होगी वो। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कार्बन, ध्यान देना, ये कार्बन हमारे इलेक्ट्रोफाइल के लिए अटैकिंग साइड है ही नहीं। क्यों नहीं है समझ में आ रहा है? क्योंकि यहां पर H ही प्रेजेंट नहीं है। अब ऐसे में अगर आपको कि इस OCH3 का प्लस एम इफेक्ट ऑपरेट नहीं हो रहा है, तो प्लस एम कहां ऑपरेट नहीं हो रहा है? क्या रिंग पर ही प्लस एम ऑपरेट नहीं हो रहा है क्या? नो, ऐसा नहीं है। रिंग पर प्लस एम तो ऑपरेट हो रहा है, कहां पर? ऑर्थो एंड पैरा पर, मेटा पर नहीं। तो आप कह सकते हैं इसका प्लस एम यहां काम नहीं कर रहा है, इसका प्लस एम यहां काम नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, मत करने दो, वो हमारे इलेक्ट्रोफाइल के लिए अटैकिंग साइड है भी नहीं। तो हमारे इलेक्ट्रोफाइल की जो अटैकिंग साइड्स हैं वो ये 4 साइड्स हैं। मेरा क्वेश्चन है क्या इन 4 साइड्स में से कहीं पर इसका प्लस एम काम कर रहा है क्या? यस, इन 4 साइड्स में से आप कह सकते हैं जहां पर H प्रेजेंट है उन 4 साइड्स में से 3 साइड्स पर इसका प्लस एम इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है, क्योंकि वो 3 साइड्स इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो एंड पैरा साइड्स हैं, इसलिए मैंने यहां पर इसका प्लस एम काउंट किया है। क्या बात समझ में आ गई? तो इस बात को समझ लेना, मैं रिपीट कर देता हूं कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेटा पोजीशन पर है तो हम प्लस एम क्यों काउंट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मेटा पोजीशन पर इसका प्लस एम ऑपरेट नहीं होगा। अगर आप इसका प्लस एम इस कार्बन के लिए कहोगे तो नो, इसका प्लस एम इस कार्बन पर ऑपरेट नहीं हो रहा है। लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट रिंग का ये कार्बन है भी नहीं। मेरा इंटरेस्ट रिंग का वो कार्बन है जहां पर H प्रेजेंट है, क्योंकि ESR में जिस एप्लीकेशन के लिए हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, रिएक्टिविटी ऑफ कंपाउंड फॉर ESR, उस एप्लीकेशन में मैं कह सकता हूं मेरे लिए रिंग का वो कार्बन इंटरेस्ट है, मेरे लिए रिंग के उस कार्बन में मेरा इंटरेस्ट होगा जहां पर H प्रेजेंट है। और H जिन कार्बन पर प्रेजेंट है उन कार्बन के लिए कह सकते हैं, उन पोजीशंस के लिए आप कह सकते हैं कि उनमें से 3 पोजीशंस ऐसी हैं जहां पर इसका प्लस एम ऑपरेट होता है, तो इसलिए हमने इसका प्लस एम काउंट किया है। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ गया? क्या बात क्लियर हो रही है? आप ध्यान देना, एक पॉइंट और मैं आपको समझाता हूं, शायद उसके बाद में आपको ये बात और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। सुनिए, जैसे कोई ये कंपाउंड अगर आपको दिया हुआ है, अगर आप इस कंपाउंड के लिए एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करोगे, अगर आप इस कंपाउंड के एसिडिक कैरेक्टर की बात करोगे तो आप मुझे बताएं इस कंपाउंड का एसिडिक कैरेक्टर किससे डिफाइन होगा? क्या मैं कह सकता हूं OH ग्रुप के H+ रिलीजिंग टेंडेंसी से? भाई कंपाउंड में H+ रिलीजिंग टेंडेंसी, वही तो उसका एसिडिक नेचर है ना। तो ध्यान दें, इस कंपाउंड का एसिडिक नेचर जो डिफाइन होगा वो किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन होगा? OH ग्रुप के रिस्पेक्ट में डिफाइन होगा। और ध्यान दें, अगर इसका एसिडिक नेचर OH ग्रुप के रिस्पेक्ट में डिफाइन होगा, ऐसे में अगर आपसे पूछा जाए OCH3 का इफेक्ट कौन सा होगा, ऐसे में अगर आपसे पूछा जाए कि OCH3 का आप क्या इफेक्ट यहां पर काउंट करोगे, तो ध्यान देना, यहां पर मैं कह सकता हूं कि प्लस एम और माइनस आई में से मैं केवल इसका माइनस आई काउंट करूंगा, प्लस एम काउंट नहीं करूंगा। अगर आप इस कंपाउंड के एसिडिक नेचर की बात करोगे तो मैं OCH3 का यहां पर केवल माइनस आई काउंट करूंगा, प्लस एम काउंट नहीं करूंगा। क्वेश्चन ऐसा क्यों? क्योंकि इस कंपाउंड का एसिडिक नेचर हम किस ग्रुप के रिस्पेक्ट में डिफाइन करेंगे? OH ग्रुप के रिस्पेक्ट में। और हम कह सकते हैं कि ये OH ग्रुप इसके रिस्पेक्ट में कहां पर है? मेटा पोजीशन पर है। ये OH ग्रुप इसके रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पर है। क्या बात समझ में आ रही है? और अगर OH ग्रुप इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पर है तो इसका प्लस एम इस मेटा पोजीशन पर तो काम नहीं करेगा, मेटा पोजीशन पर इसका प्लस एम इफेक्ट नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा कि इस मेटा पोजीशन के लिए केवल और केवल मैं कौन सा इफेक्ट काउंट करूंगा? माइनस आई काउंट करूंगा। लेकिन ये मैं तब कह रहा हूं जब मैं इस कंपाउंड के एसिडिक नेचर की बात कर रहा हूं, क्योंकि इसका एसिडिक नेचर OH ग्रुप से डिसाइड होगा। और OH ग्रुप जिस पोजीशन पर प्रेजेंट है, OH ग्रुप रिंग के जिस कार्बन पर प्रेजेंट है, वो कार्बन इस OCH3 के रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन है। तो ये समझ में आ रहा है हम यहां पर अब मेटा की बात क्यों कर रहे हैं? अब हम क्यों कह रहे हैं कि मेटा पोजीशन पर है तो इफेक्ट काउंट नहीं होगा? क्योंकि अब इस कंपाउंड के हम जिस नेचर की बात कर रहे हैं वो एसिडिक नेचर की बात कर रहे हैं, और एसिडिक नेचर इसका उस ग्रुप से डिसाइड हो रहा है जो OCH3 के रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पर हो। लेकिन अगर आप इसी कंपाउंड के ESR की बात करोगे
अगर आप इसी कंपाउंड के लिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करोगे और इसमें अगर आप पूछोगे कि OCH3 का अब यहां पर हम कौन सा इफेक्ट काउंट करेंगे, तो आंसर है यहां पर इसका प्लस एम भी काउंट करेंगे और माइनस आई भी काउंट करेंगे, दोनों ही इफेक्ट काम करेंगे। क्योंकि अगर आप ESR की बात कर रहे हो तो अब ESR में हमें कौन सी साइड के रिस्पेक्ट में बात करनी है, हमें रिंग के उन कार्बन के रिस्पेक्ट में बात करनी है जहां पर H प्रेजेंट है। और अगर आप H की बात करोगे तो H इस कार्बन पर है, इस कार्बन पर है, इस कार्बन पर है और इस कार्बन पर है। तो ESR के लिए हमें इन साइड्स की बात करनी है। क्या बात समझ में आ रही है? जब आप ESR की बात करोगे तो रिंग के उन कार्बन की बात करोगे जहां पर H प्रेजेंट है और इन 4 साइड्स में हम कह सकते हैं इस OCH3 का प्लस M इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशंस पर ऑपरेट होगा, पैरा पोजीशन पर ऑपरेट होगा। लेकिन जब आप एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हो तो एसिडिक स्ट्रेंथ हम इसकी किससे डिफाइन करेंगे? एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी डिफाइन होगी OH ग्रुप से। और अगर एसिडिक स्ट्रेंथ OH ग्रुप से डिफाइन होगी तो OH ग्रुप जिस पोजीशन पर है वो पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पर है, और अगर मेटा पर है तो फिर इसका केवल माइनस आई काउंट होगा, प्लस एम नहीं। लेकिन जब ESR की बात करोगे तो इसी कंपाउंड के लिए ESR में मैं OCH3 का प्लस एम भी काउंट करूंगा। क्या समझ में आया? तो देखो ये तो हमें देखना पड़ेगा कि हम कंपाउंड के किस नेचर के रिस्पेक्ट में, किस कैरेक्टर के रिस्पेक्ट में हम कंपाउंड को कंपैरिजन में कंसीडर कर रहे हैं। क्लियर हो गई बात? ये तो समझ में आया कि मैंने इस क्वेश्चन में ये समझ में आया कि इस क्वेश्चन में मैंने OCH3 का प्लस एम क्यों काउंट किया? क्योंकि ऑल्दो इट इज प्रेजेंट ऑन मेटा पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू मिथाइल ग्रुप, मिथाइल के रिस्पेक्ट में डेफिनेटली मेटा पोजीशन पर है, होने दो। क्योंकि मिथाइल ग्रुप या वो जिस कार्बन पर प्रेजेंट है वो उसमें हमारा यहाँ पर अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ESR की, और ESR में हमें रिंग के उस कार्बन में कोई इंटरेस्ट नहीं है जहां पर H ना हो। हमारा इंटरेस्ट रिंग के वो कार्बन है जहां पर H प्रेजेंट है, क्योंकि ESR में इलेक्ट्रोफाइल रिंग के उसी कार्बन पर अटैक करता है जहां पर H प्रेजेंट होता है। क्योंकि उसे करना क्या है, H को H+ के फॉर्म में रिप्लेस करना है, यही ESR है। तो फिर तो H जिन पोजीशन प्रेजेंट है उन पोजीशंस में से मैं कह सकता हूं OCH3 का 3 पोजीशन पर प्लस एम इफेक्ट काम कर रहा है। एक ये पोजीशन ऑर्थो इसके रेस्पेक्ट में, ये पोजीशन भी ऑर्थो इसके रेस्पेक्ट में, और ये पोजीशन पैरा इसके रेस्पेक्ट में, इसलिए हमने यहां पर इसका प्लस एम काउंट किया है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एम्स में ये क्वेश्चन आ चुका है। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन एम्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन अपने मॉड्यूल में भी दिया हुआ है। ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिया है, इसको अच्छे से ध्यान रखना, ये स्पेशल केस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आप देखो ESR का आपको जो दिया हुआ है। देखो इस केस में फिर से हम ग्रुप्स के इफेक्ट की बात करें तो OH ग्रुप इज प्लस एम, OCH3 ग्रुप इज आल्सो प्लस एम, साइनेट इज माइनस एम एंड इट इज रेफरेंस। अब ऐसे में आप ध्यान देना, देखो यहां पर अगर बात की जाए तो 1 and 2 ड्यू टू प्लस इफेक्ट आर मोर रिएक्टिव देन फोर्थ, दैट इज रेफरेंस, एंड विच इज मोर रिएक्टिव देन थर्ड ड्यू टू माइनस एम इफेक्ट। और अब आप ध्यान दें, देखो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में प्लस एम इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है। यहां पर अगर बात की जाए मोर और लेस की तो ध्यान देना, प्लस एम इफेक्ट ऑफ OH ग्रुप इज मोर एज कंपेयर टू प्लस एम इफेक्ट ऑफ OCH3 ग्रुप। OH ग्रुप का प्लस एम जो होता है वो OCH3 के कंपैरिजन में स्लाइटली ज्यादा होता है, और ज्यादा क्यों होता है इसका रीजन जरा आप समझना, मैं आपको इसे क्लियर करता हूं। एक कंपैरिजन डिस्कस करते हैं, ध्यान देना, इसको अभी आप साइड में करते हैं, एक कंपैरिजन डिस्कस करते हैं। ROH एंड ROR, हाइड्रोक्सी कंपाउंड एंड ईथर कंपाउंड। आप ध्यान दें, क्या हम बात कर सकते हैं इन दोनों ही कंपाउंड्स में? चलिए आप बताएं मुझे, यहां पर इन दोनों कंपाउंड्स में अगर बॉन्ड एंगल को कंपेयर किया जाए तो कहां पर बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है? ये कंपैरिजन आप इनऑर्गेनिक में भी पढ़ते हैं, हाइड्रोक्सी और ईथर्स में आपने पढ़ा होगा, बॉन्ड एंगल इन केस ऑफ ईथर्स इज मोर एज कंपेयर टू इन हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स, क्योंकि यहां पर अल्काइल ग्रुप्स के रिपल्शन की वजह से
अल्काइल ग्रुप्स के रिपल्शन की वजह से यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल हमें मिलता है वो कंपेरेटिवली ज्यादा मिलता है OH ग्रुप हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स के कंपैरिजन में। अब आप ध्यान देना, अगर इसमें सेकंड कंपाउंड में फर्स्ट से बॉन्ड एंगल ज्यादा है तो क्या मैं कह सकता हूं, अगर बॉन्ड एंगल ज्यादा है तो डेफिनेटली यहां पर परसेंटेज एस कैरेक्टर भी स्लाइटली ज्यादा होगा। परसेंटेज एस कैरेक्टर की अगर बात की जाए तो वो भी डेफिनेटली सेकंड में स्लाइटली ज्यादा होगा फर्स्ट के कंपैरिजन में। देखो ये जो कंपैरिजन मैं कर रहा हूं ना, ये बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर मैं कर रहा हूं, क्योंकि थियोरेटिकली समझना इस बात को, थियोरेटिकली अगर बात की जाए तो यहां पर भी ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और यहां पर भी ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इस बात को समझना, अगर थियोरेटिकली बात की जाए तो दोनों ही कंपाउंड्स में ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब एक पॉइंट ये आता है कि जब दोनों में ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो फिर तो दोनों में परसेंटेज एस कैरेक्टर इक्वल हो गए, और अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर इक्वल हो गए तो फिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि सेकंड में परसेंटेज एस कैरेक्टर आर स्लाइटली मोर एज कंपेयर टू फर्स्ट। तो देखो, अगर आपको ऐसा लगता है कि थियोरेटिकली इन बोथ द कंपाउंड्स ऑक्सीजन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड अकॉर्डिंगली परसेंटेज एस कैरेक्टर इन बोथ द कंपाउंड्स शुड बी सेम, तो फिर तो मैं कहूंगा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि दोनों में sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग परसेंटेज एस कैरेक्टर सेम होना चाहिए, तो फिर तो आपको यह भी लगना चाहिए कि अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर सेम है तो फिर तो बॉन्ड एंगल भी सेम होना चाहिए। फिर हम इन कंपाउंड्स में बॉन्ड एंगल डिफरेंट होने की बात क्यों करते हैं? ये बात तो हम करते ही है ना, ये बात तो वेल प्रूव्ड है। ऐसे क्वेश्चंस आप करते भी हैं कि ईथर में बॉन्ड एंगल इज मोर अप्रॉक्स 110 डिग्री। ईथर में जो बॉन्ड एंगल मिलता है वो 110 डिग्री के आसपास मिलता है, जबकि अल्कोहल में जो बॉन्ड एंगल मिलता है वो 105 डिग्री के आसपास मिलता है। तो ये डिफरेंस तो है, वो एक्सपेरिमेंटल हम कहते हैं कि एक्सपेरिमेंटली थियोरेटिकली ऐसा होना चाहिए कि जब दोनों में हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो बॉन्ड एंगल हमें सेम मिलना चाहिए, लेकिन हमें बॉन्ड एंगल सेम मिलता नहीं है। और अगर बॉन्ड एंगल सेम नहीं है तो डेफिनेटली परसेंटेज एस कैरेक्टर में भी अंतर तो आएगा। और क्या मैं कह सकता हूं, बॉन्ड एंगल अगर ज्यादा होगा तो परसेंटेज एस कैरेक्टर वहां पर ज्यादा ही मिलेगा। ये तो एक जनरल कंपैरिजन है। जब बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग परसेंटेज एस कैरेक्टर होता है 25%। ऐसा करते हैं, बॉन्ड एंगल को बढ़ाते हैं, 109 डिग्री 28 मिनट की जगह बॉन्ड एंगल लेते हैं 120 डिग्री, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर भी बढ़ जाएगा sp2 33%। बॉन्ड एंगल को और बढ़ाओ 180 डिग्री, तो sp परसेंटेज एस कैरेक्टर और बढ़ जाएगा 50। मतलब बॉन्ड एंगल अगर ज्यादा होगा तो परसेंटेज एस कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। और अब आप ध्यान देना, अगर सेकंड में परसेंटेज एस कैरेक्टर फर्स्ट के कंपैरिजन में ज्यादा है तो फिर तो मैं कहना चाहूंगा कि en भी स्लाइटली सेकंड की ज्यादा होगी फर्स्ट के कंपैरिजन में, क्योंकि जहां परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होता है वहां en भी तो ज्यादा होती है ना। तो इसका मतलब OR में हम कह सकते हैं ऑक्सीजन की en ज्यादा है OH के कंपैरिजन में। और अगर OR में, ध्यान देना, अब मैं यहां पर आ रहा हूं, अगर OR में ऑक्सीजन की en ज्यादा है OH के कंपैरिजन में, तो en अगर ज्यादा है तो इसकी लोन पे डोनेट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, इसलिए इसका प्लस एन यहां पर कम हो जाएगा OH के कंपैरिजन में। तो क्या समझ में आया? ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन ऑफ OR ग्रुप के ऑक्सीजन की En ज्यादा होने की वजह से इसकी लोन पे डोनेट करने की टेंडेंसी, मतलब प्लस एन की टेंडेंसी कम हो जाएगी। जबकि OH ग्रुप में ऑक्सीजन की En कम है, क्योंकि वहां पर परसेंटेज एस कैरेक्टर स्लाइटली कम है, क्योंकि वहां पर बॉन्ड एंगल स्लाइटली कम है। तो En अगर कम है तो इसकी लोन पे डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, मतलब इसका प्लस एम ज्यादा होगा। तो ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस एम इफेक्ट ऑफ OH ग्रुप इन फिनॉल इज मोर एज कंपेयर टू OR ग्रुप इन एल्कोक्सी बेंजीन। एल्कोक्सी बेंजीन में OR ग्रुप का जो प्लस एम इफेक्ट है वो OH ग्रुप के प्लस एम से कम होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप नेट रिजल्ट भी माइंड में रखेंगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा OH ग्रुप का प्लस एम ज्यादा है OR के कंपैरिजन में। और अगर OH ग्रुप का प्लस एम ज्यादा है तो जहां प्लस एम ज्यादा होगा वहां रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। सो फर्स्ट इज मोर रिएक्टिव देन सेकंड, व्हिच इज मोर रिएक्टिव देन फोर्थ, एंड दैट इज मोर रिएक्टिव देन थर्ड। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर? और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल इंडिया पीएमटी में क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एआईपीएमटी में 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। प्लस एम इफेक्ट ऑफ OH ग्रुप इज मोर एज कंपेयर टू प्लस एम इफेक्ट ऑफ OR ग्रुप। सो दिस इज अबाउट द क्वेश्चंस रिलेटेड टू रिएक्टिविटी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स फॉर ESR।
ये हमने एप्लीकेशन नंबर 5 जो हमने डिस्कस किया था रिएक्टिविटी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स फॉर ईएसआर, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस मैंने आपको असाइनमेंट में दिए थे वो हमने कंप्लीट कर लिए, राइट। रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये हमने एप्लीकेशन डिस्कस की है और इस एप्लीकेशन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे, उन क्वेश्चंस के आंसर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें एक क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया था, मैं थोड़ा सा जो कंसेप्ट, जिस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस को करना था वो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। याद करें कार्बोनिल कंपाउंड्स में भी वी हैव टू कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की रिएक्टिविटी के लिए जहां तक बात है तो याद करें हमने डिस्कस किया था एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। मतलब अगर कंपैरिजन एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में है तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। एल्डिहाइड विल बी मोर रिएक्टिव फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एज कंपेयर टू कीटोन, एक तो ये डिस्कस किया था। और अगर आप कंपैरिजन टू एल्डिहाइड या टू कीटोन्स के बीच में करते हैं तो दैट कंपैरिजन विल बी बेस्ड ऑन डेल पॉजिटिव चार्ज। If there is comparison of reactivity for nucleophilic addition reaction in two aldehydes or in two ketones, the aldehyde having more positive charge on CO group will be more reactive than the aldehyde having less positive charge on carbon of CO group. And same for two ketones, the ketone having more positive charge on carbon of CO group will be more reactive than the ketone having less del positive charge on the carbon of CO group. And if there is comparison between one aldehyde and one ketone, एल्डिहाइड इज ऑलवेज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। ये कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था और इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका था। बाकी जो असाइनमेंट में मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे वो आंसर्स अब हम डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान देना। इस क्वेश्चन में अगर बात की जाए तो देखो सबसे पहले तो मैंने आपसे क्या कहा, एल्डिहाइड और कीटोन में आप एकदम सेग्रीगेट कर लें उनको। एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन, तो जरा आप ध्यान दें, दिस कंपाउंड इज एल्डिहाइड, this compound is aldehyde, it is ketone, and this compound is also ketone। तो क्या मैं कह सकता हूं फर्स्ट एंड सेकेंड अगर एल्डिहाइड है, थर्ड एंड फोर्थ कीटोन है, तो डेफिनेटली यहां पर हम बात कर सकते हैं फॉर क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट एंड सेकेंड विल बी मोर रिएक्टिव देन थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट और सेकंड जो है वो थर्ड एंड फोर्थ के कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्टिव है। अब आप देखो अगर बात 1 एंड 2 का कंपैरिजन की है तो 1 एंड 2 में दोनों एल्डिहाइड्स हैं, और अगर दोनों एल्डिहाइड्स हैं तो अब कंपैरिजन का बेसिस क्या होगा, डेल पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन ऑफ CO ग्रुप। हमें यहां पर CO ग्रुप के कार्बन पर डेल पॉजिटिव चार्ज को कंपेयर करना है। द एल्डिहाइड हैविंग मोर डेल पॉजिटिव चार्ज विल बी मोर रिएक्टिव। और इन दोनों एल्डिहाइड्स में जरा देखो पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है, तो यहां पर मिथाइल ग्रुप है जिसका प्लस आई इफेक्ट ऑपरेट होगा, और क्या मैं कह सकता हूं प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट ऑफ दिस ग्रुप विल डिक्रीज पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन। इस मिथाइल ग्रुप के इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर की वजह से, प्लस आई इफेक्ट की वजह से इस कार्बन का डेल पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा, राइट। सेकंड में जरा देखो फिनाइल ग्रुप है, फिनाइल ग्रुप का क्या इफेक्ट होगा, ध्यान देना, फिनाइल ग्रुप का इफेक्ट होगा माइनस आई। ये बात क्लियर है। और अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द पॉइंट ऑफ एरर, जहां पर मोस्टली स्टूडेंट इस क्वेश्चन में एरर करते हैं। मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, पीएच ग्रुप का, फिनाइल ग्रुप का माइनस आई लेते हैं और माइनस आई के अकॉर्डिंग ऐसा मान लेते हैं कि माइनस आई इफेक्ट की वजह से पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, क्योंकि ये बात तो सही है कि माइनस आई मतलब विड्रॉइंग इफेक्ट है। अगर ये इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो आप सोचिए डेफिशिएंट एटम से अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे तो डेफिशिएंसी और बढ़ेगी, पॉजिटिव चार्ज और बढ़ेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या यहां पर फिनाइल का केवल माइनस आई इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है क्या, आंसर है नो। अलॉन्ग विद दिस माइनस आई इफेक्ट, रेजोनेंस ऑफ फिनाइल ग्रुप इज आल्सो ऑपरेटिंग फॉर CO ग्रुप। आप देखो इस फिनाइल ग्रुप का यहां पर केवल माइनस आई इफेक्ट नहीं है, इसका यहां पर रेजोनेंस भी तो हो रहा है। चलिए ऐसा करते हैं, थोड़ा सा मैं इसको सिंप्लीफाइड वे में लिखता हूं तो आपको समझ में आएगा कि इसका रेजोनेंस कैसे हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको फिनाइल ग्रुप दिया हुआ है, एंड व्हाट इज फिनाइल ग्रुप, इट इज बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग ही तो है वो। और अब जरा ध्यान देना, इस फिनाइल ग्रुप का अगर आप CO के लिए माइनस आई काउंट कर रहे हैं तो आपको इसका रेजोनेंस भी तो काउंट करना पड़ेगा ना, क्योंकि इसका जो पाई बॉन्ड है वो CO ग्रुप के साथ में रेजोनेंस में भी तो इन्वॉल्व है। और अगर इसका रेजोनेंस हो रहा है तो अब जरा बताओ, रेजोनेंस के थ्रू ये रिंग CO ग्रुप को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करेगी या रेजोनेंस के थ्रू ये रिंग CO ग्रुप से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का काम करेगी।
तो जरा बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग की डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स कार्बन और टुवर्ड्स ऑक्सीजन, इट विल बी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। क्या मैं कह सकता हूं यहां पर जो रेजोनेंस होगा, इस रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग की जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। इसका मतलब ये आप कह सकते हैं रिंग इज डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स थ्रू रेजोनेंस। ये रिंग रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम कर रही है, मतलब रेजोनेंस के थ्रू आप कह सकते हैं इसका कौन सा इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है, प्लस इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है। या आप कह सकते हैं कि रेजोनेंस में ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की तरह काम कर रही है, यहां पर इसका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है। अब जरा सोचिए, अगर इस रिंग का सीओ ग्रुप के लिए दो इफेक्ट हैं, ओनली माइनस साइड नहीं है, माइनस साइड के साथ में रेजोनेंस भी है, तो फिर तो हमें यहां पर कौन से इफेक्ट को सेलेक्ट करना होगा, जो इफेक्ट डोमिनेटिंग है। तो जरा बताओ इंडक्टिव और रेजोनेंस में से डोमिनेटिंग इफेक्ट क्या है, रेजोनेंस। और अगर इसका रेजोनेंस इफेक्ट डोमिनेटिंग है तो बताओ रेजोनेंस के थ्रू ये सीओ ग्रुप को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करेगी या रिंग रेजोनेंस के थ्रू सीओ ग्रुप से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का काम करेगी। आंसर है डोनेट करने का, क्योंकि रेजोनेंस में शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टुवर्ड्स सीओ ग्रुप। क्या बात समझ में आ रही है? तो फिर तो इस केस में हम कह सकते हैं कि अगर ये रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करेगी, अगर ये रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करेगी, तो बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट हियर इट इज आल्सो पॉजिटिव चार्ज विल बी डिक्रीज्ड। क्या बात समझ में आ रही है? तो अल्टीमेटली आप ध्यान देना, स्टूडेंट क्या एरर करते हैं, फिनाइल ग्रुप का केवल माइनस आई कंसीडर करके पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होने के बारे में सोचते हैं, जबकि यहां पर माइनस आई के साथ साथ फिनाइल ग्रुप का सीओ ग्रुप के साथ में रेजोनेंस भी है, और क्योंकि रेजोनेंस इफेक्ट डोमिनेट करता है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि रेजोनेंस के थ्रू फिनाइल ग्रुप इज डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स सीओ ग्रुप। ये रिंग रेजोनेंस के थ्रू सीओ ग्रुप को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम कर रही है, एंड डोनेटिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट विल डिक्रीज पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन। क्या मेरी बात समझ में आई? तो फिर तो हम कह सकते हैं कि अगर यहां पर मिथाइल ग्रुप के थ्रू पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हुआ है प्लस आई के थ्रू, और यहां पर रेजोनेंस के थ्रू पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हुआ है, तो पॉजिटिव चार्ज थ्रू रेजोनेंस विल बी डिक्रीज्ड अप टू ग्रेटर एक्सटेंट। इस केस में आप कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा वो फर्स्ट में डिक्रीज होने वाले पॉजिटिव चार्ज से भी ज्यादा डिक्रीज होगा। क्यों समझ में आ रहा है? क्योंकि यहां पर प्लस आई के थ्रू डिक्रीज हो रहा है, जबकि यहां पर रेजोनेंस के थ्रू डिक्रीज हो रहा है, और पॉजिटिव चार्ज जितना कम होगा न्यूक्लियोफाइल की अटैक करने की टेंडेंसी उतना कम हो जाएगी, रिएक्ट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। मतलब यहां पर हम कह सकते हैं इन 1 and 2 1 इज मोर रिएक्टिव देन 2। अब बात करते हैं 3 and 4 की। देखो 3 and 4 में दोनों कीटोन्स हैं, दो एल्डिहाइड या दो कीटोन में कंपेयर करोगे तो कंपैरिजन का बेसिस होगा डेल पॉजिटिव चार्ज। और ध्यान देना यहां पर भी अगर आप दोनों में डेल पॉजिटिव चार्ज को कंपेयर करें तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस फिर से क्या है, मिथाइल एंड फिनाइल, एक ग्रुप तो कॉमन है, तो मिथाइल ग्रुप इज प्लस आई ग्रुप एंड बाय प्लस आई इट विल डिक्रीज पॉजिटिव चार्ज। और यहां पर बताओ क्या मैं फिनाइल के माइनस आई के थ्रू पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होने के बारे में सोच लूं? नो, वही तो कैसे जो मैंने आपको समझाया। यहां पर आप कह सकते हैं कि इस फिनाइल ग्रुप का माइनस आई भी है लेकिन साथ में रेजोनेंस भी है, और रेजोनेंस क्योंकि डोमिनेट करेगा और रेजोनेंस के थ्रू इट विल रिलीज इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स सीओ ग्रुप एंड बाय रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन्स विल डिक्रीज पॉजिटिव चार्ज, और रेजोनेंस के थ्रू पॉजिटिव चार्ज ज्यादा डिक्रीज होगा, इसलिए फोर्थ विल बी लेस रिएक्टिव देन थर्ड। तो इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। अगर आप लास्ट 7-8 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे तो 3 to 4 टाइम्स इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ध्यान रखना फिनाइल का माइनस आई के साथ साथ रेजोनेंस भी लेना होगा सीओ ग्रुप के लिए, गलती मत कर देना। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोफाइल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर बात की जाए तो यहां पर आपको जो कंपाउंड दिए हुए हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन, क्या मैं कह सकता हूं फोर्थ अगर कीटोन है तो रिएक्टिविटी में उसको तो करो सबसे पीछे। आंसर नंबर थर्ड में फोर्थ इज लीस्ट रिएक्टिव, फोर्थ को तो सबसे लास्ट में किया जाए क्योंकि फोर्थ इज कीटोन व्हाइल फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आर एल्डिहाइड्स। अब जो एल्डिहाइड्स हैं उनमें आपस में कंपैरिजन का बेसिस फिर से डेल पॉजिटिव चार्ज। चलिए कंपेयर करते हैं। डेल पॉजिटिव चार्ज ऑन दीज 3 कार्बन एटम्स ऑफ CO ग्रुप आर टू बी कंपेयर्ड, राइट? चलिए ध्यान देना, यहां पर हम कह सकते हैं मिथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट ऑपरेट होगा जो पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज करेगा। यहां पर इथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट ऑपरेट होगा जो पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज करेगा, और यहां पर H है, H का कोई इफेक्ट नहीं। तो ऐसा करते हैं, H का अगर कोई इफेक्ट नहीं है तो इसको मान लेते हैं रेफरेंस।
क्योंकि H का तो कोई इफेक्ट होगा नहीं, तो इस कार्बन पर डेल पॉजिटिव चार्ज को रेफरेंस मान लेते हैं। इस रेफरेंस के कंपैरिजन में यहाँ पॉजिटिव चार्ज कम होगा ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ इथाइल ग्रुप, और यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज कम होगा ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप। अच्छा, बता सकते हैं कहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा डिक्रीज होगा? उस एल्डिहाइड में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा डिक्रीज होगा जहां पर रिलीजिंग इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, प्लस आई ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्या मैं कह सकता हूं प्लस आई इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप इज लेस व्हाइल प्लस आई इफेक्ट ऑफ इथाइल ग्रुप इज मोर। इथाइल ग्रुप का प्लस आई तो ज्यादा होता है ना, और प्लस आई जितना ज्यादा होगा, रिलीजिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा डिक्रीज होगा। तो फिर तो सेकंड विल बी लेस रिएक्टिव देन फर्स्ट। तो ध्यान देना, इस केस में सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा थर्ड, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा एल्डिहाइड में, फिर आ जाएगा फर्स्ट, फिर आ जाएगा सेकंड, और फोर्थ तो सबसे लास्ट में है क्योंकि वो कीटोन है, दैट इज ऑलवेज मोर लेस रिएक्टिव देन एल्डिहाइड्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3, 1, 2, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कंपाउंड्स आपको दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5, इन 5 कंपाउंड्स में आप ध्यान देना, सॉरी ये नहीं था, ये तो अलग से हमने ये डिस्कस किया था। ये 4 कंपाउंड्स आपको दिए हुए हैं, इन 4 कंपाउंड्स में आप ध्यान देना, हमें रिएक्टिविटी कंपैरिजन करना है। चलिए देखो, सभी एल्डिहाइड्स हैं, और अगर सभी एल्डिहाइड्स हैं तो कंपैरिजन का बेसिस क्या होगा? डेल पॉजिटिव चार्ज। ध्यान देना, वी हैव टू कंपेयर डेल पॉजिटिव चार्ज ऑन दीज कार्बन एटम्स। इन सब में हमें डेल पॉजिटिव चार्ज को कंपेयर करना है। ध्यान देना, देखो यहां पर हम कह सकते हैं डेल पॉजिटिव चार्ज विल बी डिक्रीज्ड थ्रू रेजोनेंस ऑफ रिंग। इस रिंग का इस CO ग्रुप के साथ में रेजोनेंस होगा, and this resonance will decrease positive charge on this carbon, right? यहां पर भी अगर बात की जाए तो रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस भी यहां पर फिर से इस रेजोनेंस की वजह से हम बात कर सकते हैं CO ग्रुप का पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा। ध्यान देना, यहां पर बेंजीन रिंग नहीं है, साइक्लोहेक्साइल रिंग है, तो अब यहां पर रेजोनेंस की कंडीशन नहीं है। यहां पर आप कह सकते हैं इसका प्लस आई इफेक्ट जो होगा वो इस पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज करेगा, और यहां भी आप कह सकते हैं प्लस आई इफेक्ट, यहां भी बेंजीन रिंग नहीं है, तो इट्स प्लस आई इफेक्ट विल डिक्रीज पॉजिटिव चार्ज। तो अब जरा ध्यान देना, थर्ड एंड फोर्थ में जो पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है वो इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू डिक्रीज हो रहा है, जबकि फर्स्ट और सेकंड में अगर पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है तो रेजोनेंस के थ्रू डिक्रीज हो रहा है। क्या मैं कह सकता हूं रेजोनेंस प्लस आई से ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है, तो फर्स्ट एंड सेकंड में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा डिक्रीज होगा, ज्यादा एक्सटेंट तक डिक्रीज होगा थर्ड एंड फोर्थ के कंपैरिजन में। क्या ये समझ में आ रहा है? Positive charge in 1 and 2 will be decreased up to greater extent as compared to decreased in third and fourth. Reason? Because in 1 and 2, positive charge is decreasing through resonance, while in 3 and 4, positive charge is decreasing through plus I effect. Clear बात ये? तो फिर तो 1 and 2 में अगर positive charge resonance के through decrease हो रहा है, तो 1 and 2 में क्योंकि positive charge ज्यादा decrease हुआ, और जिस एल्डिहाइड में positive charge ज्यादा decrease होगा, न्यूक्लियोफाइल के लिए उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। तो फिर तो इस केस में हम कह सकते हैं आंसर नंबर 4 में 3 and 4 आर मोर रिएक्टिव देन फर्स्ट एंड सेकंड। 3 and 4 फर्स्ट एंड सेकंड के कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्टिव होंगे। क्लियर? अब बात करते हैं 3 and 4 में। देखो 3 and 4 में पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है? तो आप ध्यान देना, 3 and 4 में ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, यहां पर मिथाइल ग्रुप एक्स्ट्रा है, और अगर मिथाइल ग्रुप एक्स्ट्रा है तो इसका प्लस आई एक्स्ट्रा होगा, प्लस आई अगर एक्स्ट्रा होगा तो यहां पॉजिटिव चार्ज थर्ड के कंपैरिजन में ज्यादा डिक्रीज होगा। यहां जो पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा वो थर्ड के कंपैरिजन में ज्यादा डिक्रीज होगा, और जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा डिक्रीज होगा रिएक्टिविटी उतना कम हो जाएगी। सो 3 इज मोर रिएक्टिव देन 4। क्लियर बात ये? 1 and 2 में क्या कंपैरिजन में पॉइंट ऑफ डिफरेंस है? यहां पर क्लोरीन है जबकि यहां पर कुछ नहीं। क्या मैं कह सकता हूं क्लोरीन का तो विड्रॉइंग इफेक्ट डोमिनेट करता है, माइनस आई डोमिनेट्स ओवर प्लस इन, और अगर क्लोरीन का विड्रॉइंग इफेक्ट डोमिनेट करता है तो इसके विड्रॉइंग इफेक्ट की वजह से आपको यहां पर डेल पॉजिटिव चार्ज कंपैरेटिवली ज्यादा मिलेगा इसके कंपैरिजन में। यहां पर आपको जो डेल पॉजिटिव चार्ज मिलेगा वो फर्स्ट के कंपैरिजन में ज्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्लोरीन का जो विड्रॉइंग इफेक्ट है उसकी वजह से यहां पर आपको डेल पॉजिटिव चार्ज कंपैरेटिवली इससे ज्यादा मिलेगा। तो फिर तो सेकंड विल बी मोर रिएक्टिव देन फर्स्ट। क्या बात समझ में आ रही? क्या बात क्लियर होगी? ये समझ में आ रहा है ना, यहां डेल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा क्यों मिलेगा? मैं आपको समझाता हूं। देखो क्लोरीन का अगर विड्रॉइंग इफेक्ट है तो इसके विड्रॉइंग इफेक्ट की वजह से क्या होगा, रिंग क्या इस CO ग्रुप के साथ में रेजोनेंस थोड़ा कम हो जाएगा। अगर क्लोरीन यहां पर रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का काम कर रहा है तो रिंग का इस CO ग्रुप के साथ में रेजोनेंस थोड़ा कम हो जाएगा, और रेजोनेंस अगर कम होगा
तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव चार्ज इसके कंपैरिजन में ज्यादा मिलेगा तो सेकंड विल बी मोर रिएक्टिव देन फर्स्ट। क्लियर बात है? तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ध्यान देना ये बेंजीन रिंग्स है जबकि ये बेंजीन रिंग्स नहीं है, गलती मत करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इसका देखो। इनमें भी अगर बात की जाए तो सब एल्डिहाइड हैं और सब अगर एल्डिहाइड हैं तो कंपैरिजन का बेसिस अगेन डेल पॉजिटिव चार्ज। और इसके लिए ध्यान देना इसे रेफरेंस मान लेते हैं। यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप का माइनस एम इफेक्ट डोमिनेटिंग और यहाँ पर OCH3 का प्लस एम इफेक्ट डोमिनेटिंग। तो जरा देखो, अगर यहाँ पर रिलीजिंग इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है, यहाँ पर अगर विड्रॉइंग इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है और ये रेफरेंस है, तो क्या मैं कह सकता हूँ रिलीजिंग इफेक्ट तो क्या करेगा, डेल पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर डिक्रीज कर देगा। मतलब यहाँ पर आपको जो डेल पॉजिटिव चार्ज मिलेगा वो रेफरेंस के कंपैरिजन में कम मिलेगा। कम क्यों मिलेगा समझ में आ रहा है? क्योंकि इस ग्रुप का रिलीजिंग इफेक्ट क्या करेगा, इसकी डेफिशिएंसी को कम करेगा, पॉजिटिव चार्ज को कम कर देगा। जबकि यहाँ पर अगर नाइट्रो ग्रुप का विड्रॉइंग इफेक्ट है तो यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज आपको मिलेगा वो रेफरेंस के कंपैरिजन में ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रेफरेंस के कंपैरिजन में मोर, क्यों? क्योंकि इसमें विड्रॉइंग ग्रुप है। और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रेफरेंस के कंपैरिजन में लेस, क्योंकि इसमें रिलीजिंग इफेक्ट है। बस अब कंपैरिजन आसान है। द एल्डिहाइड हैविंग मोर पॉजिटिव चार्ज विल बी मोर रिएक्टिव फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सो सेकंड इज मोर रिएक्टिव देन थर्ड व्हिच इज मोर रिएक्टिव देन फर्स्ट। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2, 3, 1। क्लियर बात है? सो दिस इज अबाउट द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन reactivity of carbonyl compounds for nucleophilic addition reaction.